एक किसान का बेटा जिसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाब था, गरीबी से आज़ादी पाने का। वो लड़का जिसने बचपन में ही अपने सपनों के पीछे भागने के लिए घर छोड़ दिया, लेकिन उसका सफ़र आसान नहीं था। हर कदम पर असफलता उसका इंतजार कर रही थी, बदकिस्मती उसका पीछा कर रही थी और शर्मिंदगी उसका इम्तिहान ले रही थी। फिर भी उस लड़के ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने न सिर्फ साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी की, बल्कि ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और शिप बिल्डिंग जैसे इंडस्ट्रीज में टहलका मचाते हुए इतिहास रच दिया। यह कहानी है उस अद्भुत इंसान की, चुंग जू यंग, एक ऐसा नाम जिसने गरीबी से शुरुआत करते हुए न सिर्फ हुंडई को दुनिया के नक्शे पर चमकाया, बल्कि खुद को साउथ कोरिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। चुंग जू यंग का जन्म 1915 में एक छोटे से गांव में हुआ, जो अब उत्तर कोरिया का हिस्सा है। चुंग एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे, जहां उनका बचपन सिर्फ मेहनत और संघर्ष से भरा था। दिन भर खेतों में काम करने के बावजूद परिवार को खाने के लिए भी मुश्किल से राशन मिलता था। हर दिन यह सवाल उनके दिलो दिमाग में गूंजता था, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं कभी भी गरीबी से बाहर निकल पाऊंगा? चुंग का सपना था एक स्कूल टीचर बनने का, लेकिन जिंदगी ने उनके सपनों को खाक में मिला दिया। 7 भाई बहनों में सबसे बड़े होने के नाते उन्हें महज 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा और अपने पिता के साथ खेतों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। धान बोना, जानवरों की देखभाल करना और लकड़ी बेचना, ये सब काम उन्होंने दिन रात किया, लेकिन फिर भी परिवार का पेट भरना मुश्किल था। फिर एक दिन 16 साल की उम्र में उन्होंने फैसला किया कि वह अब इस जिंदगी से बाहर निकलेंगे। उन्होंने और उनके एक दोस्त ने गांव छोड़कर कावन शहर की ओर रुख किया। वहां कंस्ट्रक्शन वर्कर बनकर कम पैसे में भी उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। और वही पल था जब उन्हें पता चला कि यह जिंदगी उन खेतों की जिंदगी से कहीं बेहतर है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। सिर्फ 2 महीने बाद उनके पिता ने उन्हें ढूंढ निकाला और वापस घर भेज दिया। लेकिन अब यह लड़का हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने सपनों की आज़ादी का स्वाद चख लिया था और अब वह किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। उन्होंने अगले 2 सालों में और 2 बार भागने की कोशिश की और हर बार उनके पिता ने उन्हें ढूंढ निकाला। लेकिन एक दिन जब गांव में बुरी फसल ने सभी को भूखा छोड़ दिया, चुंग का दिल टूट गया। उन्होंने तय कर लिया कि अब और नहीं, यह उनकी आखिरी कोशिश थी। और यह वही पल था जब उनके सफर की असली शुरुआत हुई। चुंग जू यंग ने अपने जीवन की शुरुआत ऐसी जगह से की थी जहां उनके पास न तो कोई सुविधा थी और न ही कोई बड़ा सपना था। बस एक ही ख्वाब था, बेहतर जिंदगी। शुरुआत में उन्होंने जो भी काम मिला वो किया। मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर और एक स्टार्च सिरप फैक्ट्री में हैंडमैन की नौकरी भी की। लेकिन उनका मन कहीं और था और उन्हें लगा कि इस जिंदगी के अलावा भी कुछ और हो सकता है। अगले साल वह बोकोंग चावल की दुकान में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने लगे। हालांकि पहले जैसी नौकरियों की तरह यहाँ भी शुरुआत में कोई चमक नहीं थी, लेकिन इस काम में उन्हें स्थिरता मिली और इसी छोटे से बदलाव ने उनकी जिंदगी को नया मोड़ दिया। कुछ ही महीनों में उनकी मेहनत ने दुकान के मालिक का ध्यान आकर्षित किया और वे दुकान के अकाउंटेंट बन गए। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर चुंग के साथ होता आया था। दुकान के मालिक की सेहत खराब हो गई और उन्होंने अपनी दुकान बेचने का फैसला किया। अब चुंग, जो केवल 22 साल का था, ने बोकोंग चावल की दुकान को खरीदा और इसका नाम बदलकर क्योंगल राइस स्टोर रख दिया। चुंग ने अपने सस्ते दामों और बेहतरीन ग्राहक सेवा के जरिए इस दुकान को ऐसा बदला कि वह शहर की सबसे प्रमुख चावल दुकानों में से एक बन गई। लेकिन जैसे ही वह अपने व्यापार में सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगा, एक और मुश्किल सामने आई। जापानी साम्राज्य ने कोरिया में चावल की आपूर्ति को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे चुंग को अपना व्यापार बंद करना पड़ा। चुंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वह फिर से अपने गांव लौट जाए। लेकिन इस बार चुंग की सोच बिल्कुल अलग थी। उसने हार मानने के बजाय एक नई शुरुआत करने की ठानी। 1940 में उसने फिर से शहर लौटने का फैसला किया और एक नए बिजनेस की ओर रुख किया। इस बार उसने सोचा, क्या करें जो जापानी सरकार की पाबंदी से बाहर हो। और फिर उसे एक आइडिया आया, कार रिपेयर शॉप खोलने का। चुंग ने एक बैंक लोन लिया और खोला एडो सर्विस गैरेज। शहर में कार रिपेयर की बहुत डिमांड थी, लेकिन ज्यादा शॉप्स नहीं थी और जो थीं वे बहुत महंगी थीं। चुंग ने सस्ती कीमतों पर अच्छा काम करके इस बिजनेस को जल्द ही बढ़ाया और लोग अपनी गाड़ियां रिपेयर करने के लिए उसके पास आने लगे। लेकिन फिर जैसे ही उनका बिजनेस ट्रैक पर आया, एक और आफत आ गई। एक भयंकर आग ने उनका पूरा शॉप जला दिया और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। चुंग ने फिर से एक और लोन लिया और एक नई शॉप खोली। इस बार शहर के व्यस्त इलाके में। जल्दी ही उनकी शॉप की लोकप्रियता बढ़ने लगी और उनके पास एक बड़ा ग्राहक वर्ग आ गया और उनका बिजनेस सफलता की ओर बढ़ रहा था। लेकिन फिर एक और बड़ा मोड़ आया। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी सर्विस गैरेज को अपने कब्जे में ले लिया और उसे एक स्टील प्लांट से जोड़ दिया। लेकिन इस बार चुंग के पास एक उम्मीद बची थी, 50 वॉन की बचत, जो उसने अपने पिछले बिजनेस से जुटाए थे। अब वह एक नए और बड़े कदम की ओर बढ़ने वाला था, जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि यह नया कदम क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब कोरिया ने जापानी साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की, तो चुंग जू यंग ने 1946 में अपनी सर्विस गैरेज फिर से खोलने का फैसला किया, जिसे उन्होंने हुंडई ऑटो सर्विस सेंटर नाम दिया। हुंडई का मतलब था आधुनिक, और इस नाम के पीछे चुंग का एक बड़ा सपना था, एक ऐसी कंपनी बनाना जो आधुनिकता और गुणवत्ता का प्रतीक बने। लेकिन चुंग की राह आसान नहीं थी। पहले ही साल में
उन्हें दक्षिणी कोरिया में आक्रमण की वजह से अपना व्यापार छोड़कर बसान में शरण लेनी पड़ी। उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने और उनके भाई ने छोटे मोटे काम किए, जैसे अखबार वितरण और विभिन्न प्रकाशकों के लिए काम करना। एक दिन चुंग को अमेरिकी सेना के लिए काम करने का मौका मिला। जब अमेरिका को कोरिया में निर्माण कार्य के लिए स्थानीय विशेषज्ञों की जरूरत थी तो चुंग ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने हजारों अमेरिकी सैनिकों के लिए बैरक बनाई और इस काम में इतने माहिर हो गए कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भी आवास की व्यवस्था की। इस साझेदारी ने उन्हें एक बड़ी सफलता दिलाई और उनकी कंपनी को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन जब कोरिया युद्ध के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था तो चुंग के सामने एक और चुनौती आई। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। फिर भी अमेरिकी सरकार ने दक्षिण कोरिया को अपने बुनियादी ढांचे को फिर से बनाने के लिए अरबों डॉलर की मदद दी। चुंग ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और 1953 में गोरयोंग ब्रिज का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया। हालांकि यह प्रोजेक्ट उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने सीखा कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भारी उपकरण और उन्नत मशीनरी की जरूरत होती है। इस कठिन अनुभव ने उन्हें अपने व्यापार को सुधारने का रास्ता दिखाया। अपने संघर्ष और गलतियों से बहुत कुछ सीखने के बाद चुंग ने हुंडई को एक मजबूत और विश्वसनीय ब्रांड बना दिया। धीरे धीरे उनके निर्माण कार्य ने पूरे दक्षिण कोरिया में तेजी से विस्तार किया और फिर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा। सऊदी अरब में ज्यूबल इंडस्ट्रियल हार्बर और बहरीन में अरब शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर यार्ड जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने उनके व्यापार को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। अब चुंग जुयंग का नाम सिर्फ दक्षिण कोरिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हो चुका था। उनकी कड़ी मेहनत और अडिग संघर्ष ने हुंडई को एक वैश्विक दिग्गज बना दिया। लेकिन एक बात जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी वह थी ऑटोमोबाइल उद्योग में अपनी जगह बनाने की इच्छा। आखिरकार 1960 में उनका सपना पूरा हुआ और हुंडई ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखा। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ने हुंडई और अन्य परिवार स्वामित्व वाले बड़े कंपनियों को विशेष मदद नहीं दी होती तो यह सारी सफलता संभव हो पाती? इस सवाल का जवाब और भी दिलचस्प होगा जब आप पूरी कहानी जानेंगे। 1960 के दशक में कोरियाई सरकार ने एक नया नियम लागू किया जिसमें किसी भी विदेशी वाहन निर्माता को कोरिया में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक वे स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी न करें। इसका उद्देश्य देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बेहतर बनाना था क्योंकि उस समय कोरिया में आवश्यक तकनीक और संसाधनों की भारी कमी थी। इस नीति ने चुंग जुयंग को एक और बड़ा मौका दिया। उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए 1967 में ह्यूंडई मोटर कंपनी की स्थापना की। चुंग ने फोर्ड मोटर कंपनी के साथ एक समझौता किया और उनकी कारों को बनाने का लाइसेंस प्राप्त किया। ओल्सन में एक बड़ी फैक्ट्री बनाई और 6 महीनों के भीतर पहली कार ह्यूंडई कोर्टिना तैयार कर दी। यह कार पहली नजर में फोर्ड कोर्टिना जैसी दिखती थी जो ब्रिटेन में एक बड़ा हिट थी, लेकिन कोरिया में इसे लेकर एक बड़ी समस्या थी। रोड कंडीशंस इतनी खराब थीं कि ये कारें यहाँ चलने लायक नहीं थीं। कोर्टिना को कोरिया में लोग हंसी का कारण मानने लगे। लोग पैसे वापस मांगने लगे और कारों की बिक्री में भारी गिरावट आई। इसी दौरान 1969 में फैक्ट्री में भीषण बाढ़ आई जिसमें कारों के पार्ट्स और उपकरण पानी में डूब गए और फैक्ट्री में तैरती हुई कारों की तस्वीरें सुर्खियों में आ गईं। अफवाहें फैल गईं कि ह्यूंडई अब पानी में डूबी कारें बेच रहा है और इसने कंपनी की छवि को और भी बर्बाद कर दिया। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, लेकिन चुंग ने हार मानने का नाम नहीं लिया। चुंग ने काम जारी रखा और धीरे धीरे रोड कंडीशंस में सुधार के साथ ह्यूंडई कोर्टिना की बिक्री बढ़ने लगी। इसके बाद फोर्ड के साथ एक और समस्या सामने आई। फोर्ड ने ह्यूंडई को कोर्टिना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की अनुमति नहीं दी, यह कहते हुए कि उनकी साझेदारी सिर्फ कोरिया के लिए थी। फोर्ड ने मुनाफे के बंटवारे को लेकर भी कोई समझौता नहीं किया। चुंग को लगा कि फोर्ड को सिर्फ कोरियाई बाजार में कब्जा करना था और ह्यूंडई को सिर्फ सस्ते श्रमिकों के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। इस गुस्से से भरे हुए चुंग ने 1974 में फोर्ड के साथ अपनी साझेदारी खत्म कर दी और खुद की शर्तों पर एक नई कार बनाने का निर्णय लिया। वो नहीं जानते थे, लेकिन इस फैसले से कोरियाई ऑटोमोबाइल उद्योग की दिशा पूरी तरह से बदलने वाली थी। जब चुंग जुयंग ने फोर्ड के साथ अपना करार खत्म किया तो उन्होंने तुरंत मित्सुबिशी के साथ साझेदारी की और उनके इंजन और रियर एक्सल्स का उपयोग करने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने कुछ शानदार यूरोपीय इंजीनियरों की टीम बनाई जिन्होंने ह्यूंडई की अगली कार ह्यूंडई पोनीन का डिजाइन तैयार किया। यह कार खास तौर पर कच्चे रास्तों पर चलने के लिए बनाई गई थी और इसकी कीमत केवल $5,900 थी। पोनी ने कोरिया में एक बड़ा धमाका किया और यह देश की पहली मास प्रोड्यूस कार बन गई। इसे इस कदर पसंद किया गया कि हर 10 में से 4 कारें पोनी ही थी। इस सफलता के साथ चुंग और उनकी टीम ने वैश्विक बाजार में अपनी कार को लॉन्च करने की योजना बनाई। पोनी ने कनाडा में बेहतरीन बिक्री की, लेकिन अमेरिका में इसे बड़ा झटका लगा क्योंकि यह फेडरल एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन चुंग ने हार मानने का नाम नहीं लिया। 1985 में ह्यूंडई ने ह्यूंडई एक्सेल नामक एक नया मॉडल लॉन्च किया जो आसानी से अमेरिका के मानकों पर खरा उतरा। इसकी कीमत $5,995 थी, जो उस समय के औसत नए कार की कीमत का आधा था। इस कार ने पहले ही साल में अमेरिका में 1,68,000 यूनिट्स बेची और दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा की बिक्री की। यह एक बड़ी सफलता थी, लेकिन ह्यूंडई को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था। चुंग और उनकी टीम ने महसूस किया कि लोग ह्यूंडई को सिर्फ सस्ती, कम गुणवत्ता वाली कारों के रूप में देख रहे थे जिनकी बार बार मरम्मत करनी पड़ती थी।
इस वजह से उनकी बिक्री गिर रही थी और Hyundai अमेरिका में हंसी का कारण बन चुकी थी। लोग मजाक करते हुए कहते थे, Hyundai का मतलब है होप यू अंडरस्टैंड नथिंग इज ड्राइवेबल एंड इनएक्सपेंसिव। लेकिन चुंग ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर अपनी कारों की गुणवत्ता को सुधारने में घंटों काम किया। उन्होंने अपनी खुद की इंजीनियरिंग और कार पार्ट्स विकसित किए। 1990 के दशक में Hyundai एक्सेंट, सोनाटा और एलांट्रा जैसे नए मॉडल्स ने मार्केट में कदम रखा। धीरे धीरे उनकी बिक्री बढ़ने लगी। Hyundai ने 1998 में किया मोटर्स का अधिग्रहण किया और इससे दोनों कंपनियों ने मिलकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की राह बनाई। 2004 तक Hyundai ने असंभव को सच कर दिखाया और होंडा के साथ मिलकर उद्योग में दूसरा सबसे अच्छा ब्रांड बना, केवल टोयोटा से पीछे। लेकिन अभी भी Hyundai के पास अपनी पुरानी खराब छवि को बदलने के लिए कुछ करना बाकी था। उन्होंने एक जबरदस्त कदम उठाया और 10 साल या 1 लाख मील की वारंटी की घोषणा की। इससे Hyundai की बिक्री में तूफान आ गया और वह 21वीं सदी के सबसे बड़े कार ब्रांड्स में से एक बन गए। चुंग ने अपने जीवन के आखिरी सालों में परोपकार की दिशा में काम किया और राष्ट्रपति पद के लिए भी दौड़ा, लेकिन उनका असली योगदान उनके कंपनी के लिए था, जिसे उन्होंने अपने बेटों के हाथों में सौंप दिया। 2001 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई धरोहर आज भी जीवित। यह कहानी है उस गरीब लड़के की जो कोरिया के पहाड़ों में पैदा हुआ था और उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक Hyundai बनाई। इसने हमें यह सिखाया कि असफलताएं ही हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक देती हैं। जो लोग अपनी असफलताओं को भूल जाते हैं वे बार बार असफल होते हैं। आज Hyundai मोटर ग्रुप ने जनरल मोटर्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनने का मुकाम हासिल किया है और वह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में भी अग्रणी है। यह थी उस लड़के की कहानी जिसने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से दुनिया को बदल दिया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।